नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, ये हम समझेंगे। शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को मिली है जमानत, तो इस पर दिल्ली में छिड़ा हुआ है सियासी घमासान। आखिर क्या कुछ आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। वहीं बात होगी बंगाल की सियासत की भी। ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश के मायने क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या यह राजनीतिक प्रहसन है, पॉलिटिकल ड्रामा है, यह भी जानेंगे। गरमाई है यूपी की सियासत, वाद विवाद से लेकर के अब एक दूसरे पर छींटाकशी के भी आरोप लगने लगे हैं। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा, रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ दी जमानत। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर रोक, सरकारी फाइल पर नहीं कर सकेंगे दस्तखत। अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया। केजरीवाल की जमानत पर भाजपा का हमला। कहा, शर्तों के साथ अदालत के फैसले ने कट्टर बेईमान केजरीवाल को फिर से दिखाया आईना। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें केजरीवाल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। लगातार चौथे दिन स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन। कल शर्तों के कारण डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री की नहीं हो सकी थी बात। और हरियाणा में कांग्रेस के अकेले चुनाव में जाने के बाद सियासी हलकों में यूपी में भी कांग्रेस के प्लान बी की चर्चा। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। वहीं अखिलेश के मठाधीश वाले बयान पर भड़के साधु संत। कहा, मुख्तार अतीक को गोद में बिठाने वाले लोग मठाधीश माफिया का अंतर क्या जाने। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के साथ शुरू हो गई है। शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा खुशी जाहिर कर रही है और बीजेपी इस पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा पाएंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक आवश्यक ना हो। अपने ट्रायल को लेकर पब्लिक में कोई बयान नहीं देंगे। किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। यानी बेल मिली है लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 6 महीने तक जेल में रहे फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें अब तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी जीत मानते हुए सत्यमेव जयते कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत को 2 अलग अलग याचिकाएं डाली थी। उसके लिए हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक जेल आजादी के साथ अन्याय हो सकता है और सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जमानत दी जानी चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जमानत दी थी, लेकिन 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को सच्चाई की जीत बताया है और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव प्रचार में अब केजरीवाल सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, उसमें नजर आएंगे। लेकिन 6 महीने से जेल में बंद दिल्ली के राजकाज से दूर अरविंद केजरीवाल कब सक्रिय होंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और न ही किसी दूसरे को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जनता इस सियासत में मूक दर्शक बनी हुई है।
और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनमें नैतिकता खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए सबसे पहले हम तारुफ करा दें अपने दर्शकों से। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता। साथ ही साथ संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं और विकास सारथी हमारे सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले लीगल जो जर्नलिस्ट हैं, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये समझना चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या जो बेल दी गई तो क्या कुछ कहा गया, क्या शर्तें रखी गई और क्या कुछ कहा अदालत ने बेल देते हुए? बिल्कुल निखिल, यहाँ पर आप याद करें कि 2 बातें थी कोर्ट के सामने। पहली ये कि सीबीआई की गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और दूसरा उन्होंने फिलहाल कोर्ट से राहत के तौर पर जमानत की भी मांग की थी। तो कोर्ट ने आज ये जो अपना फैसले में जमानत का जो मुद्दा है उस पर दोनों जजेस देख रहे थे कि क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसमें बहुत सारे आरोपी हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं, इसीलिए ट्रायल में अभी वक्त लगेगा। और यही वजह है कि कोर्ट जो बार बार कहता रहा है पिछले कुछ, खासतौर से पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, उसी सिद्धांत का यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि पालन किए जाने की जरूरत है। और दूसरी बात कोर्ट ने कही कि जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल ना तो फ्लाइट रिस्क है, ना तो वो देश छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसीलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना अब नहीं रही है। वहीं गवाहों को प्रभावित करने की भी जो बात है उसमें अब उतनी पुख्ता नहीं रही है। तो इस ट्रिपल टेस्ट के आधार पर भी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। हालांकि जो गिरफ्तारी का मामला था उस पर जस्टिस उज्जवल भुइयां का जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी सोच है, वो जस्टिस सूर्यकांत से कुछ अलग है। लेकिन जहां तक ऑपरेटिव पार्ट की बात करें कि कुल जो फैसले का जो प्रभाव है वो यही है कि हिरासत, गिरफ्तारी जो थी सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की, वो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। जमानत उनको इसलिए दी गई है क्योंकि अभी ट्रायल में वक्त लग सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने ये राहत दी है कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें अगर राजनीति के लिहाज से कहें तो बीजेपी के हमलावर होने की वजह यह है कि शर्त एक बहुत कड़ी है, वो ये कि ना तो वो सचिवालय जाएंगे, ना वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाएंगे, और जब तक एलजी उनसे आग्रह नहीं करेंगे किसी फाइल पर साइन करने के लिए, वो साइन नहीं करेंगे। तो बड़ी बात यह निखिल की ये ट्रायल जब तक चलता रहेगा तब तक क्या यही व्यवस्था चलेगी? हालांकि दिल्ली में चुनाव होने हैं कुछ ही वक्त में, लेकिन अगर इतने समय से जब देखा जा रहा था कि
बार बार ये बात सामने आती थी कि सीएम के जेल में नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम अटके हुए हैं, तो जी। वो व्यवस्था और आगे भी आपको जारी रहेगी। एक बार हम यहाँ रोकना चाहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे यहाँ से अपने दर्शकों को और दिखाएं। यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलेंगे और उसके बाद फिर लाइव जुड़ेंगे। क्या यार जी, कि हम हर गरीब को पक्के मकान देंगे और 3 करोड़ मकान अगले 5 सालों में बनाए जाएंगे। उनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में बनेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं और उन्होंने कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले ये फैसला किया कि ग्रामीण क्षेत्र में ये 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। और न केवल फैसला किया बल्कि उसको अमली जामा पहनाया और अलग अलग राज्यों के हितग्राहियों को मकान स्वीकृत करने के लिए राज्यों को, क्योंकि हम राज्यों के माध्यम से बनाते हैं, राशि भी जारी कर दी। एक सूची है अलग अलग राज्यों को जो राशि जारी की गई है, उसको मैं पूरी पढ़ नहीं रहा हूं, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी किस राज्य में कितने मकान बनाए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इन मकानों के निर्माण पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। और ये मकान केवल मकान नहीं होगा, मकान के निर्माण की राशि के साथ साथ मनरेगा की 90 से 95 दिन तक की मजदूरी दी जाएगी। शौचालय के निर्माण के लिए घर में टॉयलेट हो, अलग राशि प्रदान की जाएगी। हर घर को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन अगर नहीं है अभी तक बहन के पास, तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीने का पानी, घर में बिजली और उसके साथ साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उसके घर लगे और वो बिजली बना पाए, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। ये केवल मकान नहीं है, मकान के साथ जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए जो गरीब की जिंदगी बदलती है, उनको भी इससे जोड़ा गया है। मित्रों, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था, हमने लगातार प्रयत्न किए, क्योंकि 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने, अभी तक वहां की सरकार इतने ही औपचारिकता पूरी करके स्वीकृति पत्र और मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, उसमें धीमी गति से काम हुआ, इसलिए इतने हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन लक्ष्य 1,13,195 का है और उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है। इसी अभियान के तहत 16 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात जाएंगे और गुजरात राज्य में पिछले वर्षों में 10 वर्षों में 6,50,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 54,135 आवास का लक्ष्य गुजरात को दिया गया है और 99 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य में 31,000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 पूर्ण हो चुके मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश के अलग अलग इन राज्यों को छोड़ के 4 राज्यों को छोड़ के झारखंड, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में चूंकि चुनाव है, इन 4 राज्यों को छोड़ के बाकी बचे हुए राज्यों में 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे, ये एक जानकारी दी। फिलहाल हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। हमारे संवाददाता विकास सारथी बता रहे थे कि जो शर्तें हैं वो दरअसल बेहद कड़ी हैं। जी विकास। जी निखिल, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी मामले में जो शर्तें थी वही यहां भी लागू होंगी, तो उसमें सबसे बड़ा जो असर डालने वाला जो मसला है, जो शर्त है, वो ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं नाम के लिए, लेकिन जब वो सचिवालय में नहीं जा सकते, जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, जब वो एलजी की अनुमति के बिना किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो जो एक लगातार दिल्ली में सवाल उठते रहे हैं कि आखिर सरकार चल किसकी रही है और ये जो अटकी हुई परियोजनाएं हैं ये कैसे काम कर, इनमें काम कैसे होगा तेजी से, तो ये सवाल अब भी वहीं का वहीं है। और इसीलिए ये बड़ा मसला इसलिए भी बन गया है निखिल पहले के मुकाबले, क्योंकि जब तक ईडी में जमानत थी तब तक ये एक अंतरिम राहत थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी वो उसके लिए हम देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी है, तो अब क्या ये ट्रायल चलने तक ये जो शर्तें हैं इसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, और अगर वो इसी व्यवस्था को आगे जारी रखेंगे तो जाहिर है कि बात वहीं पर रही जो उनके जेल जाने के समय की जो स्थिति थी, यानी वो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही वजह है आप जो बीजेपी के कमेंट्स देख रहे हैं कि अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब वो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो साइन नहीं कर सकते फाइल पर, वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, वो सचिवालय में नहीं जा सकते, तो ये बहुत बड़ी शर्त है। जी निश्चित तौर पर बड़ी शर्त है। विनोद मिश्रा, आपने सुना कि विकास ने बताया कि जिस तरह से जो बड़ी शर्त है और शायद यही वजह है बीजेपी के हमलावर होने का, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा मामला आया है, ये जब जिसको कहा जाता है कि बेल इज अ राइट, जो भी जो आरोपी है बेल उसका राइट होता है, और अदालत इस बात को बार बार कह रही है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जा रही है, लेकिन जो उत्सव जैसा माहौल है वो ऐसा बताया जा रहा है जैसे इस मामले से बरी हो गए हों वो। लेकिन जब आपकी रिपोर्ट से आऊँ तो इसमें जो मुझे समझ में बात आ रही है वो सीधे सीधे ये है कि दिल्ली के लोगों में अगर मायूसी है तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर इसलिए है कि अभी हरियाणा के चुनाव में उसे एक स्टार प्रचारक मिल गए हैं। कल से हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के शेड्यूल में जो स्टार प्रचारक हैं उसमें अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर आ जाए, जो सुनीता केजरीवाल और सहित 40 लोगों का जो प्रचारक के रूप में दिया गया था नाम लिस्ट में। तो दिल्ली में सवाल जो विकास आरती कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है समझने की कि आखिर दिल्ली के सीएम 6 महीने से जेल में हैं, अभी उनको शर्त के साथ जो बेल मिली है, जमानत मिली है, तो सवाल ये है कि दिल्ली का क्या होगा। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये जिद रही थी कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और चला के दिखाएंगे। 6 महीने से मुझे नहीं लगता है कि एक कैबिनेट की भी मीटिंग हुई है।
कोई एक पॉलिसी का भी कोई अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है। और अभी 4-6 महीने के बाद फिर वहाँ दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी और फिर इलेक्शन में सारी चीज़ होगी। तो ये जो सियासी चीज़ है कि आप जो बात विकास आर्थी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आपने 2 पिटीशन रखा था जी। एक आप ये शुरू से साबित करना चाह रहे थे कि ये सीबीआई की गिरफ्तारी से लेके, एक तो आपने पहले दिन से ये मन बना रखा था कि हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, तो आपने अपने इस केस को ही गलत बताया था। हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट से लेके आप हमेशा अपने गिरफ्तारी को इलीगल बता रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपकी गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भाई बेल, जो बात वो कह रहे थे कि जेल जो है किसी का अपना एक जस्टिस है, बेल तो नहीं, बेल तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए, जेल एक अपवाद हो सकता है। ये नियम देखते हुए अब मुझे लगता है कि आप इस केस से जुड़े हुए जितने भी आबकारी नीति के स्कैम से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग वो बाहर होते गए हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है और ये लंबी प्रक्रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक वाजिब है कि भाई कितने दिन तक कोई जेल में रहेंगे। लेकिन इससे कोई आप बड़ी नहीं हो जाते हैं। आप जब सत्यमेव जयते कहते हैं तो सत्यमेव जयते तो आपका आज कहना बनता है, लेकिन जब कोर्ट में आपको जेल भेजता है किसी नेता को तो कहते हैं कि बीजेपी ने भेज दिया, बीजेपी की ये साजिश है। और जब बेल मिल गया आपको तो ये सत्यमेव जयते हो जाता है। तो सवाल ये है कि जेल भेजने वाला भी यही कोर्ट है और बेल देने वाला भी यही कोर्ट है। ठीक है। तो ये जो समझने का फर्क है निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बेल से कम केजरीवाल के हाथ में ये आया कि अब आम आदमी पार्टी और वहां जो कांग्रेस के बीच में जो तकरार होगी, ये कम से कम इंडिया गठबंधन का जो आपसी ये होगा कल से, वो देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि 90 के 90 सीट पे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। और जाहिर सी बात है कि वो हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल की भूमिका बड़ी होने वाली है, लेकिन दिल्ली में उनकी भूमिका जो है अभी भी तय नहीं हो पाया कि केजरीवाल की भूमिका की जगह कौन होगा। ठीक है, ये सवाल मैं जो है संजीव कौशिक जी से पूछना चाहूँगा। संजीव जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा? क्योंकि ये सवाल तो बहुत समय से पूछा जा रहा है कि पिछले 6 महीने से जिस तरह से आपने देखा कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही और इस बार भी उनको जो शर्तें लगाई गई हैं उसके साथ में ये साफ दिखता है कि ये जो कार्य करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर वो किस तरह से होगा। और जब ये कहा जा रहा है कि जेल जब वो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, उनको जेल भेजा जा रहा है। यानी कि जब अदालतें जेल भेजती हैं तब ये बीजेपी की साजिश है, और जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो सत्यमेव जयते। ये क्या सियासत में है, किस तरह की सियासत है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पे आज बाहर निकलेंगे। आम आदमी पार्टी में खुशी का जो लहर है वो होना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्लेषण करने वाले जो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आते, उनको जमानत क्यों नहीं, वो यार अरविंद केजरीवाल जेल में है दोषी होने की वजह से जेल में। आज वही लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो दोष मुक्त तो नहीं हो गए, अभी वो बेल में। सवाल यह है कि क्या इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री की भूमिका कौन निभाएगा, इनके जगह पे कौन आएगा, ये तो आम आदमी पार्टी तय करेगी ना, बाहर से तो ये तय किया नहीं जा सकता। दूसरी बात सारी बातों पे जिक्र तो किया जा रहा है, सारी चर्चाओं पे एक नजर मार ली जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बात कही कि सीबीआई को तोते की धारणा से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा, उससे निकलना, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी क्या? जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को क्या ये बयान तो आप लोगों के हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान था वो कांग्रेस की सरकारों के लिए था, और मैं किसी का फेवर ये वो नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस तरह का बयान विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें 1 रुपए देने बराबर की कहीं कोई बराबरी नहीं होती है। किसी ने कहा किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी और आधार को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम दिखाई दे रहा है। बात दरअसल यही तो हो रही है कि 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, हमको फंसाया जा रहा है, लेकिन जेल में रहे। और जब बेल मिल गई, और इस आधार पर बेल मिल गई कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। ये जो लीगल प्रैक्टिस है ये आज की नहीं है। शुरू से कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं बेल उनका राइट है,
और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि बेल दे दिया जाए अगर पूरे मुकदमे के दौरान वो किसी तरह से गवाहों को प्रभावित ना करें, मामला चलता रहे, क्योंकि ये अदालतें भी चाहती हैं कि ज्यादा लोग जेल में ना रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मामले से बरी किए जा रहे हैं। निखिल, अदालतों ने ये बात भी पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इतने लंबे वक्त तक जेल में रखने का मकसद क्या है? नहीं, अदालतों ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। अदालत ने यह भी कहा, आज ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। तो जब ये कह दिया कि अवैध नहीं है, फिर कहां मामला बनता है? दो जजों ने अलग अलग तरीके से अपने फैसले सुनाए, एक में असहमति इस पर हो सकते हैं, उससे कोई एतराज नहीं कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लास्ट टाइम में देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली या नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल बाइज्जत इस मामले से बरी हुए या नहीं हुए। जमानत पर देखिए, हत्यारोपियों को जमानत मिलती है नहीं मिलती है, और उसके बाद फिर उनको सेंटेंस भी सुनाया जाता है। तो उसको इस तरह से समझिए ना आप उसको। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग उसको उल्टा कह रहे हैं कि जमानत मिल गई तो दोषी नहीं है, जमानत मिल गई तो दोषी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि वो लोग वो घोटाले में लिप्त हैं, अभी तक क्यों नहीं जमानत उनको मिली? ठीक है, बीजेपी से पूछ लेते हैं। जो लोग कह रहे थे वो आज कह रहे हैं कि जमानत मिल गई, जो जमानत तो स्वाभाविक तौर पर ठीक है, पूछ लेते हैं बीजेपी से, पूछ लेते हैं बीजेपी से। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसका पक्ष रखेंगे। वो कह रहे हैं, आपने सुना संजीव जी को, अनिरुद्ध जी, कि वो कह रहे हैं कि जब जमानत नहीं मिल रही थी तो आप लोग आरोप लगाते थे कि वो दोषी हैं, और अब जब वो छूट गए हैं जेल से, जमानत उनको मिल गई है, तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग उत्सव क्यों मना रहे हैं? निखिल जी, बड़े ताजुब की बात है कि जमानत या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को मिली इस देश में। ऐसा नहीं है कि उनको मिली नहीं, वो सजा याफ्ता नहीं हुए, कन्विक्टेड नहीं हुए। आज के टाइम पर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का क्लेम है, मुकदमा चल रहा है, उसमें नीचे के निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने इनके एफआईआर को क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने इनके एफआईआर जो इन धाराओं में दर्ज है उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। भाई, बेल मिलने की बात को लेकर यहाँ बड़े बड़े अपराधियों को मिलता है, बाद में कन्विक्टेड होते हैं। इनकी मैं इनका शर्तें पढ़ रहा था कि ताजुब नहीं लग रहा कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से, ये शर्त है सुप्रीम कोर्ट की, मैं पढ़ रहा था, कार्यालय नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड देंगे, ये जांच में बाधा नहीं डालेंगे, ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मतलब कि पहली बात तो इनको नैतिकता के आधार पे आज के समय अभियुक्त हैं। पूरा आप लोगों का पत्रकारिता कितना बड़ा करियर है, आप बता दीजिए कि आज के हिंदुस्तान में या इसके पहले किसी के ऊपर इतना संगीन आरोप लगा हो और वो क्या कहते हैं जमानत, उसने कभी इस्तीफा ना दिया हो। मैं तो कह रहा हूं इंडिया अलायंस किनके पार्टनर है, इनके ऊपर अपराध का क्या कहते हैं भ्रष्टाचार का मुकदमा चला मिस्टर सोरेन के पास, और उन्होंने क्या इस्तीफा दिया। तो कम से कम इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमको बेल मिली, बेल का जश्न मना रहे हैं, कोर्ट ने, निचली कोर्ट से लेकर ऊपर की कोर्ट ने, किसी ने नहीं कहा कि इनको गलत धारा में अरेस्ट किया गया है या इनको क्या कहते हैं इनको ये धाराएं गलत हैं कि इनके एफआईआर को, मतलब ऑब्वियसली इनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम है, चार्जशीट फ्रेम पे ट्रायल उनके ऊपर शुरू हो चुका है। कोर्ट तो केवल ये कही भाई ठीक है इनको बेल दे दीजिए, ऊपर इतनी गंभीर शर्तें लगाई गई है जी, और उसके बाद ये लोग जश्न मनाते। मतलब कि बेशर्मियत की हद है कि मुख्यमंत्री को, तो केजरीवाल दिल्ली के अंदर जितने आलीशान पैसा खर्चा करके इतना बड़ा बंगला बनाए हुए, शीश महल बनाए, क्या उसमें रहने के लिए बनाए हैं? इनको कम से कम इस्तीफा देना चाहिए, इसके नीचे तो होना नहीं चाहिए। और ये सबको कहते थे अन्ना आंदोलन में कि जिसके ऊपर आरोप लग जाए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये फाइल है वो फाइल है। आज खुद ये पाठशाला बनाते बनाते मधुशाला बना गए, और आज ये अभियुक्त बन के निकले हैं, अभियुक्त हैं ये। ठीक है, ट्रायल किसके ऊपर किया जाता है? ठीक है, एक पॉइंट आपने उठाया जो मैं चाहूंगा कि विनोद जी से, कि विनोद जी ये तो बात वाजिब है कि अब तक शायद इतिहास में ये देखने को नहीं मिलता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो और उसने इस्तीफा ना दिया हो। इसकी वजह क्या ये वही सारा समीकरण है जो अरविंद केजरीवाल जिसको समझ रहे हैं, उनको लगता है इस्तीफा दे देंगे तो वापस जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो वापस हमको पद नहीं देगा, जैसे कि जो सारा घमासान आपने अभी झारखंड में देखा या इससे पहले बिहार में देखा या कई जगहों पर कई बार देखा। शायद ये डर अरविंद केजरीवाल का है। देखिए, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें आप एक कानूनी वैधता इसको समझ लीजिए कि अभी एक कोर्ट में, शायद सुप्रीम कोर्ट से ही ये बात पूछी गई थी कि इसमें बात स्पष्ट करे एलजी से और लोगों से भी बात मांगी गई थी इसका जवाब
कि अभी कई जो ऐसे पनिशमेंट जो जेल में मिले हुए हैं कैदियों को, उनके रिहाई और उनके जो माफ़ी की बात होती है कभी कभार, तो वो सारा चीफ मिनिस्टर के पास में वो आता है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, और ऐसे में 6 महीने से जो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे केजरीवाल की एज ए CM रहते हुए वो सारे पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संज्ञान में इस लाते हुए कहा था कि भाई कोई जेल में बंद या इस तरह के अभियुक्त जो CM हैं और CM पद पे वो बने हुए हैं, तो क्या वो साइन कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं, इसके बारे में वो कानूनी सलाह के लिए और राय के लिए उन्होंने भेजा था। अब सवाल ये है कि क्या ये इस देश में एक राज्य के एक मुख्यमंत्री बन के इस बात की एक जिद है जी कि उन्हें ये साबित करना है कि केजरीवाल बेकसूर हैं और केजरीवाल पे ये जितने चीजें हो रही है वो सारे साजिशें के तहत हो रही है, इसलिए वो जेल में सरकार चलाएंगे, जेल से वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या इस देश में ऐसा पहले हुआ है? आरोप लगने पे लालू यादव जैसे भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो भी रिजाइन करके उसके बाद उन्होंने भले ही अपनी पत्नी को ही बनाया जी, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया था, तत्काल किया था जी। उसके बाद आप भाई हेमंत सोरेन को देख लीजिए, उनके बारे में भी जब ये लगा और जब केस फाइल हुआ, FIR हुआ, उन्होंने रिजाइन किया। ये अलग बात है, बेल से छूट जमानत उन्हें मिली, वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है। केजरीवाल के साथ दिक्कत ये है कि वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए किसको? पेच जो कौशिक जी बता रहे थे वो साफ खुल के नहीं बता रहे हैं। अगर सुनीता केजरीवाल घर के दहलीज से बाहर निकल के वो हरियाणा के स्टार प्रचारक में शामिल होती है, जेल में अगर केजरीवाल को ये छूट होती है कि वो जिन लोगों से मिले उनका वो नाम दिया जाता है, तो पहला नाम उसमें केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल का होता है, अपनी पत्नी का नाम देते हैं, किसी मंत्री का नाम उसमें नहीं होता है। तो ये माना जाएगा कि केजरीवाल के मन में भी ये दुविधा तो है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर से हटे, रिजाइन किए, तो आम आदमी पार्टी कहीं उनके हाथ से खिसक के दूसरे के हाथ में जा सकते हैं। वो चाहे उनके दूसरे जो कद्दावर मंत्री हैं उनके हाथ में उस सारी सत्ता की चली जाएगी, तो फिर केजरीवाल का क्या होगा? ये कसमकस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का तो हो सकता है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता क्या क्या कसूर है जी जी जी, आप उस जनता को किस भ्रम में रखे हुए हैं? अभी एक नाले की सफाई हो, उस सफाई में जब हम वीडियो देखते हैं कि LG वहां खड़े हैं, जब आप एक पुल की बात हो तो वहां पे आप LG खड़े। अभी आप करोल बाग में देखिए ना, कैसे आप ये देखिए कि बेसमेंट में IAS के एस्पिरेंट बच्चे थे, वो डूब के मर गए। क्या व्यवस्था है इसका जवाब ले लेते हैं। इसलिए है कि यहाँ पे CM नहीं है, इस बार नगर पालिका भी केजरीवाल के ही आम आदमी पार्टी के में है, और ये जो मौसम मानसून से पहले नालों की सफाई होती हुई नहीं, और वो सारे नाले के पानी भर के बेसमेंट में चला गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इस पे कोई जवाब नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, और लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं कि सत्यमेव जयते कर रहे हैं। ये सिर्फ जो टोकेनिज्म की राजनीति है, और ये आप सीधे सीधे परसेप्शन की सियासत बनाने की जो ये कोशिश है, उसमें आप ये जान लीजिए कि जनता के मन में क्या रिएक्शन है। ठीक है, ये सवाल हम लोग नहीं पूछ रहे, बिल्कुल नहीं पूछ रहे, और ये सवाल पूछा जाएगा। संजीव कौशिक जी, एक बात बताइए कि ये तो बात बार बार कही जा रही कि छाती ठोक कर ये कहने वाले कि अगर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे लोग जब जेल जाकर के आए हैं और अभी भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है, तो कम से कम एक बड़ा उदाहरण दिखाते हुए, जिसको कहते हैं ना कि सत्ता को तो हम चिमटे से नहीं छुएंगे, लात मार देंगे, तो लात मार देते, दूसरे को किसी को बना देते, तो मतलब सत्ता का क्या इतना मोह है? और इसको सबसे बड़ी बात यह भी समझनी चाहिए कि क्या उनकी सियासत चमक रही है, लेकिन जो सवाल अभी विनोद जी ने उठाया, दिल्ली की जनता की सुध कौन लेगा? निखिल, यदि वो ये कह रहे थे कि आरोप लगते सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे दे, फिर ममता बनर्जी पे आरोप लगे तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे। ये कहा सिर्फ, सुनिए, ये दूसरों को अपनी बात दूसरों पर मत डालिए। ये कभी ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि मेरे ऊपर इस्तीफा लगेगा। ये देखिए, आप लोग दिल्ली में एक नई तरह की सियासत करने आए थे और कहा था कि राजनीति की जो गंदगी है इसको हम साफ करेंगे, और हमारे ऊपर तो जी देखिए, अगर किसी तरह का आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देंगे। ये दूसरे पॉलिटिशियंस ने नहीं कहा था, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आरोप लगे, ये जिसने कहा तो उसी से सवाल पूछा जाएगा ना। निखिल, राजनीति में ईमानदारी से यदि कोई मानदंड स्थापित करने की बात हो तो सबों के लिए बराबर होना चाहिए। 3 बार यदि देश मतलब वादा आप कर रहे हैं और मानदंड उनके लिए है, मतलब मानक आपने तय किए अपने लिए, मानक आप अपने लिए तय कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं, और उसका नहीं, देखिए आपने बिल्कुल बोलने दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने कहा
कि ये हमारा मानक है और हम अगर कोई इस्तीफा होगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये दूसरों ने नहीं, आपने कहा था। मेरी बात तो होने दीजिए ना। हाँ, बताइए। डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या मानक तय करेंगे तो सबके लिए बराबर मानक तय करेंगे। देश के प्रधानमंत्री यदि मोदी जी हैं, तीसरी बार यदि वो जीत के आए हैं, तो देश के लोगों ने उनको जन्मत दिया है, बहुमत दिया है, वोट किया, तब वो जीत के आए हैं। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल पर वार प्रतिवार किया जा रहा है। 2.5 दशक से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाए हुए। दिल्ली के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एमसीडी में बचे थे, वहां से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये यदि जीत के आ रहे हैं तो दिल्ली की जनता को आप मूर्ख बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इसमें जनमत की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब अगर बीजेपी वाले के पास जाएंगे, अभी अनिरुद्ध जी के पास जाएंगे तो कहेंगे हमने 7 के 7 सीटें जीत ली। जिस तरह की राजनीति कर रही है और जिस तरह से नहीं, जनमत की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। जनमत की बात कहां हो रही संजीव जी? बात तो ये हो रही है कि जो आपने कहा था उस पर आप खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सिपा दे दे, उंगली रख दे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है वहां उंगली रखते और एक भ्रष्टाचार का आरोप भाई जहां जहां कोई भी हो, जिसने ये तो अब आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये तो अब आप कह रहे हैं कि देखिए बाकी वो नहीं दे रहे हैं। जब आपने ये कहा था तब ये नहीं कहा था कि हम जब अगर दूसरे लोग देंगे तब हम देंगे। तब तो आप अलग तरह की राजनीति करने आए थे। अनिरुद्ध सिंह, इस तरह की राजनीति का जवाब क्या है? देखिए, एक इनका जो मैं यहां कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इनके साथ में क्रिकेट जो है वो भी भूल जाता है इनके रंग बदलने में। इनके घड़ियालू आंसू होते हैं, ये लोमड़ी से ज्यादा चालाकी दिखा रहे हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये आए थे कि हम एक अलग पॉलिटिक्स वैगनार में चलेंगे, छोटे से मकान में रहेंगे, हम ऐसा आरोप लग जाए। यहाँ आरोप नहीं लगा, आप अभियुक्त बन गए हैं। सुप्रीम नीचे से निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने इनके एफआईआर पे प्रश्न नहीं उठाया। इवन ये कहा गया कि भाई जो एफआईआर हुआ है वो सीबीआई ने जो किया या ईडी ने किया वो सही किया। किसी ने इनके ऊपर ये नहीं कहा कि गलत कर दिया, ये कर दिया। इसका मतलब है कि कोर्ट प्रोसीडिंग में तमाम एविडेंस सौंपे गए होंगे, तब ट्रायल बना होगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल? किसको मूर्ख बना रहे हैं? इनको तो नैतिकता के आधार पर इनको कायदे से, क्योंकि किसी को नहीं पता था कितना बेशर्म मुख्यमंत्री इस देश में होगा। संविधान बनाने वाले भी सोच रहे होंगे ऊपर बैठ के, बाबा अम्बेडकर भी सोच रहे होंगे कि इतना बेशर्म मुख्यमंत्री, कम से कम इनको इस्तीफा देना चाहिए और सुचारू रूप से किसी को अपने जिसको भी इनको उचित लगे उसको मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दिल्ली की व्यवस्था सही हो। आप वो करना नहीं चाह रहे, आप जिद पाल के बैठे हैं, हम ही सीएम बने रहेंगे, हम ही सीएम बने रहेंगे। भाई ठीक है, आपके अलायंस के पार्टनर है सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दिया था, कम से कम उन्हीं का अनुसरण कर लेते आप। ठीक है, चलिए अब इस चर्चा को विराम देंगे। इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, लेकिन ये बात जरूर दिल्ली की जनता भी पूछेगी कि जब आप मुख्यमंत्री पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जब आप सचिवालय नहीं जा पा रहे हैं, जब आप फाइलों को नहीं देख पाएंगे, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? आखिर उस सत्ता को सीने से क्यों चिपकाए हुए हैं जिसको लेकर के आप बड़े बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि अगर आरोप भी लग जाएगा तो सत्ता को लात मार के चले जाएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश का आखिर मकसद क्या रहा है, उसके पीछे का एजेंडा क्या है, उसके मायने क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या केस के खिलाफ धरना दे रहे डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात उनके साथ नाकाम रही। जाहिर है ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पहले लीपापोती की और अब डॉक्टर्स को काम पर नहीं लौटने पर उन्हें अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। सीएम के साथ मुलाकात के लिए डॉक्टर्स ने 5 मांगे रखी थी। आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी।
2 घंटे डॉक्टर इंतजार करते रहे और उसके बाद ममता बनर्जी मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं, लोगों के खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये बात समझिए, कहा कि लोगों से माफी मांगती हूं और इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लोगों का मानना है कि हड़ताली डॉक्टरों को खलनायक बताकर ममता बनर्जी आम लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं। मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हुई। और इस बीच ये भी बता दें कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने तो कभी इस्तीफे की मांग ही नहीं की थी। डॉक्टर्स मीटिंग की लाइव टेलीकास्ट चाहते थे क्योंकि उनको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन टीएमसी सरकार ने इसे कोर्ट की अवमानना बताकर इस मांग को खारिज कर दिया। टीएमसी नेता अब सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं कि पीड़िता को न्याय कब मिलेगा, कब तक पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार करेंगे। टीएमसी का आरोप है कि डॉक्टर्स मन मर्जी कर रहे हैं, इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि अव्यवस्था के लिए अगर टीएमसी खुद की जिम्मेदारी ले ले तो शायद ये सबसे बड़ी पहल होगी। तो इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को 2 घंटे तक वेट कराया और उसके बाद वो आई और उन्होंने कहा कि भाई मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो सारी मीटिंग होनी थी उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसके पहले भी उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री बदल जाती हैं और आरोपी को ये जो डॉक्टर है जो दरअसल पीड़ित डॉक्टर रही है जिसकी हत्या हो गई, उसके पेरेंट्स ने इस तरह का आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। तो कम से कम ये जो विश्वास था वो बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब ममता बनर्जी कह रही कि अगर उन्हें न्याय चाहिए, जनता के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार है, तो क्या ये सियासी प्रहसन है? क्या कह रही ममता बनर्जी, आइए सुनते हैं। आशा करी मानुष बुझते पारछेन ओरा विचार चाय ना, ওরা চাই চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। और बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा जल्द से जल्द दे देना चाहिए। वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्र। उधर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, सीएम का इस्तीफा नहीं चाहिए। उन्होंने इस्तीफे की मांग कभी नहीं की। हमारा मकसद इंसाफ है। हम जो हमारे 5 डिमांड्स हैं उसमें कहीं भी उनका रेजिग्नेशन तो हमने मांगा नहीं है। हमारा तो डिमांड क्लियर कट है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के साथ साथ जो इंसाफ में जिन्होंने रुकावट डाली है वो लॉ के अंदर, वो उन्हें कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ये सिंपल डिमांड है हमारा। पता नहीं वो ऐसा वैसा ऐसे ही बोलते हैं तो बोल देते हो बहुत कुछ, लेकिन होता तो कुछ नहीं। वो लाइव टेलीकास्ट भी कैंसिल कर दिया, तो देखते हैं क्या करते हैं आगे। और इस पूरी खबर पर लाइव अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से। प्रसेनजीत, ये जो पूरी सियासत है कि इस्तीफा देने की पेशकश, किस तरह का कार्ड अब खेलना चाहती है ममता बनर्जी, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात नहीं की और अब वो निकल कर आई और उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इस्तीफा आखिर मांगा किसने था उनसे? पहले से तो मैं ये बता दूं कि मैं उस जगह पे हूं जहां पे पिछले 4 दिनों से डॉक्टर बैठे हुए हैं। हमारे पीछे स्वास्थ्य भवन है जो यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर है, और ये सारे के सारे जो डॉक्टर है ये रास्ते पर बैठे हुए हैं। एक मजेदार बात आपको बताऊं, पूरे देश को समझना चाहिए कि इस आंदोलन का प्रभाव कितना निचले तक है, समाज के अंदर कितना प्रभाव है, जिसके कारण ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हो सकता है कि डरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे टर्पोलिन है पहुंच गया है, मेरे पीछे ये जो आप पेडेस्टल फैन देख रहे हैं पहुंच गया है। इतना खाना अपने कैमरामैन से कहिए कि थोड़े शॉट्स पीछे के दिखाते रहें प्रसेनजीत। बाहर का कोई भी हो आप खा ले। हाँ, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा शॉट्स दिखाते रहे जी, और ये थोड़ा सा ट्राइपॉड से ही दिखाते रहे। ये जो है यहाँ पे
सारे जो पेडेस्टल फैन है, यहाँ पे नारेबाजी चल रहा है और ये पिछले 4 दिनों से ऐसा ही जारी है। और समाज के लोग किसने जोमैटो और स्विगी के थ्रू किसने खाना भेज रहे हैं, किस तरह से भेज रहा है, कौन भेज रहा है, किसी को पता नहीं। ये सारे के सारे टारपोलिन की यहाँ पे ये लग गया, क्योंकि मौसम काफी खराब है। अभी बादल है आसमान में, कभी कभी बहुत ही धूप आने लग रहे हैं। तो इसी तरह से इन लोगों की आराम के लिए नीचे भी टारपोलिन है। और मैं एक चीज आपको दिखाऊं, गर्मी के समय पे अगर आपको कुछ दिक्कतें हो तो लोगों ने ये भी भेज दिया है आपका गर्मी से कुछ राहत मिले, इसलिए। तो मेरा कहना इस बात पर है कि ममता बनर्जी शायद ये समझ गई है, ममता बनर्जी शायद ये समझ गई है कि यहाँ पे 1000-2000 जो डॉक्टर पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं, इनके पीछे कई करोड़ों समाज के लोग हैं, कई लाख समाज के लोग हैं। जो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को, या पीछे बायो टॉयलेट है, पानी का टैंकी है, तो सब कुछ मिला के ऐसा स्थिति बन गया है कि यहाँ पे अगले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का इंतजाम है। आप रहे और यहाँ पे डॉक्टर भी रहे, और डॉक्टर की पेशेंट्स के साथ शायद इस तरह से टकराव करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये 36 घंटा ड्यूटी करते हैं। ये लगातार अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए पेशेंट की बाजू में बैठे रहते हैं। तो ये भी 4 दिन से बैठे हुए हैं, हो सकता है कि अगले 4 दिन बैठे रहे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की जो सियासत है, आपने कहा नजर हटाने के लिए निखिल। ठीक है प्रसेनजीत, आपने कहा कि दरअसल ममता बनर्जी समझ रही हैं कि लोगों की भावना क्या है, जन भावना क्या है, उसके बावजूद सियासत का दामन उन्होंने छोड़ा नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो जब इस बार आई तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा मांगा भी नहीं था। तो ये क्या डॉक्टर्स को अब वो एक स्केप गोट बनाना चाहती हैं, या उनके ऊपर आरोप लगाकर अपनी राजनीति को दुरुस्त करना चाहती हैं? देखिए निखिल, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये समझना चाहिए, जरूरी है कि ममता बनर्जी के ऊपर उनका भतीजा का प्रेशर तो नहीं है, और इस प्रेशर को झेलने के लिए, इस प्रेशर को सेफ्टी भाल्व की हिसाब से निकालने के लिए उन्होंने डॉक्टर को अपना हथियार बनाने की कोशिश में है, जैसा आपने बता रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपना भतीजा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है कि बहुत दिन हो गया, आप चीफ मिनिस्टर रह लिया, अभी मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने दे। पहली बात तो एक। दूसरी बात है कि इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा दे दिया, इन दोनों में ये जो टेंसेस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, ये दोनों में फर्क है। ये देखने लायक है कि कितना दिन तक ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे और कब प्रेजेंट टेंस में बन जाए। ठीक निखिल, ठीक बात है। तो ये सियासत जारी है और इसको देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बेहद गौर से देख रही है, समझ रही है निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ से आपको ले चलेंगे सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में, जहाँ पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के नाते से आपके माध्यम से देश की जनता को भी और पूरे जितने विभाग इसमें लगने वाले हैं, सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के विभाग हो अथवा प्रदेश सरकार के विभाग हो, फिर एनजीओज हो, सीपीएसयूज हो या स्टेट के जो पीएसयूज हैं वो हैं, जितनी भी भागीदारी लोगों की करवाना चाहते हैं उनको आज आपके माध्यम से विषय में रखने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा जानते हैं कि लाल किला की प्राचीर से 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन का गठन हुआ था और उसके माध्यम से हर वर्ष ये अभियान उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें बहुत प्रकार के नए नए आयाम से हर वर्ष इस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया कि जिसमें एक बहुत बड़ी भारत की यानी एक स्वच्छता की एक कहानी ये बन गई है 10 वर्ष में। और इस कहानी को मैं समझता हूं कि धीरे धीरे करके देश की 100 करोड़ से ऊपर की जो हमारी आबादी है, उन्होंने सबने इसको अंगीकार किया है। और इस अंगीकार करने के बाद चाहे वो
यानी इंडिया की ये जो कहानी है वेस्ट मैनेजमेंट की हो अथवा दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, लद्दाख का क्षेत्र हो या फिर जंगलों में मध्य प्रदेश के जंगल हो, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी क्षेत्र हो, नमामि गंगे के माध्यम से हमने गंगा की सफाई का अभियान लिया। वो गंगा पहाड़ों से निकलने के बाद और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाके में होते हुए चाहे बे ऑफ बंगाल तक पूरे क्षेत्र में उसकी सफाई का अभियान ये सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसमें बहुत प्रकार के आयाम ऐसे इन वर्षों में आए हैं। हर एक शहर में एक कंपटीशन पैदा हुआ, हर एक गांव में एक कंपटीशन पैदा हुआ। गांव के अंदर भी हमारा सैनिटेशन का जो काम है वो भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री वो आपको बताएंगे इस विषय में। शहरों के अंदर तो हमने प्रतियोगिताएं भी खड़ी की और कुछ शहर अव्वल नंबर पर भी आए। उस प्रतियोगिता में हर वर्ष रैंकिंग की गई और उसके आधार पर एक वातावरण बना है कि हम जो है देश को कैसे स्वच्छ बनाएंगे। और इस दायित्व बोध के नाते से ये जो स्वभाव लोगों का बने, एक अभियान तो 15 दिन का हम ले लेते हैं, लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमारा इस बार से फोकस है कि हम स्वच्छता को कैसे उनका स्वभाव बनाएं, कैसे उसमें उनकी संस्कृति में ये बात आ जाए। क्योंकि हर आदमी को ये बहुत होना चाहिए कि आखिर ये लगातार चलने वाला काम है, कोई एक दिन का, एक साल का या 10 साल का ऐसा नहीं है। क्योंकि गंदगी जो होती है वो लगातार पैदा होती है और आखिर तो उसके क्रिएशन ऑफ दिस गार्बेज ये भी आदमियों के द्वारा ही होती है, समाज ही इसको करता है। तो समाज को स्वच्छ रखना उसके स्वभाव में यदि आएगा तो हमारा जीवन ये सुंदर बनेगा। तो इस बार इसको लाल किले की प्राचीर से इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक प्रकार से आह्वान किया है कि स्वच्छता जो है इसका एक बहुत महत्व है, इसको आगे लेकर के हम बढ़ेंगे। तो इसमें इस बार के जो प्रोग्राम में मुख्य बातें जो की गई हैं, एक तो हम लोग इस बार कुछ स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं कि उन चिन्हित स्थानों को स्वच्छता के आधार पर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि विभिन्न संस्थाओं के चिन्हित स्थान, ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTUs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी और जहाँ तक सरकारी विभाग हैं वो भी सब इसमें लगेंगे। मुख्य रूप से 4 विभाग इसमें लगने वाले हैं, चाहे उसमें हमारा अर्बन अफेयर्स का विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है। लेकिन साथ साथ हर एक विभाग वो अपने अपने संस्थान के माध्यम से जो कुछ करना है उसको वो करेंगे। तो इसलिए जन भागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसका है। 2 लाख स्थानों को, यानी जो ऐच्छिक स्थान है, जो ऐसे चिन्हित स्थान हैं, उनकी सफाई वो एक पोर्टल के ऊपर उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा और ताकि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकें। और इसके बाद ऐसे जो स्वच्छता हमारे जो सिपाही हैं, स्वच्छ सैनिक हैं, तो ऐसे स्वच्छता जो सैनिक हैं, सफाई मित्र जिनको हम कहते हैं, उनके भी सुरक्षा के शिविर लगाए जाएंगे। उनकी जो कि वो इस प्रकार का काम करते हैं, स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है तो उनके स्वास्थ्य की जांच है और जांच के बाद उनके किसी प्रकार के एक इलाज की अगर आवश्यकता है, उनके उपचार की आवश्यकता है तो उसके उपचार की आवश्यकता भी करेंगे। और इस प्रकार के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनका रहन सहन कैसा अच्छा हो, उनको देश यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले, तो इन योजनाओं के लाभ के लिए भी उनके विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे ताकि इस प्रकार का उन लोगों के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा सकें। और भी अन्य प्रकार की योजनाएं भी इसमें चलाई गई हैं, यानी जैसे देश में एक अभियान चलाया गया है, एक पेड़ मां के नाम। अब ये भी हमारे पर्यावरण को अच्छा करता है, देश में हरियाली होगी तो उसी प्रकार से देश की एक सुंदरता भी होगी, स्वच्छता भी होगी। तो एक पेड़ मां के नाम, इस प्रकार के अभियान ये बहुत से चलाए जाएंगे। और इसी प्रकार अलग अलग विभाग, यानी युवा इसमें स्वच्छता में क्या कर सकते हैं, महिलाएं इसमें स्वच्छता में क्या कर सकती हैं। हम जानते हैं कि जब प्रारंभ का ये अभियान शुरू हुआ था तो ये शौचालयों के निर्माण से शुरू हुआ था
या उसको कहें ओडीएफ का एक कैंपेन हमने लिया था कि खुले में शौच न जाए। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आह्वान किया गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि महिलाओं का एक सम्मान बरकरार करने के लिए इस अभियान को लेकर के, और मुझे खुशी है कि 3 साल के अंदर अंदर 2017 में ही देश को एक प्रकार से खुले में शौच मुक्त ये कर दिया गया था। और फिर इसके बाद उन महिलाओं के माध्यम से इन चीजों को, स्वच्छता के अभियान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। पहले महिलाओं के लिए था, फिर महिलाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपना घर, अपने गली मोहल्ला, इसको आगे कैसे करें। इसके साथ साथ इस स्वच्छता का जो गार्बेज इकट्ठा होता है, 2021 में गार्बेज फ्री सिटीज, इसका एक अभियान चलाया गया, जीएफसी जिनको मैंने कहा। तो शहरों में कैसे गार्बेज को फ्री किया जाए। देश इस अभियान के शुरू होने से पहले इस गार्बेज का जो प्रोसेसिंग होती थी मात्र 18% होती थी, और अब जहां तक जानकारी हमें मिली है 73% ऑफ गार्बेज ये जो है उसका प्रोसेसिंग होने लग गया है। क्योंकि अपने आप में गार्बेज जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या, एक प्रॉब्लम है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो। इसको स्वच्छ अगर करेंगे नहीं तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि वो नासार बनेगा कि हम इस गार्बेज को कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं करेंगे तो इतनी जगह भी नहीं होगी। फिर इसके लिए जो गंदगी फैलती है उसके लिए यानी स्वास्थ्य के ऊपर भी एक असर आता है। तो ऐसी सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की जो शुरुआत की है, और जो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि जैसे मैंने बताया कि अभी हर दिन आज की डेट में 1.5 लाख टन्स पर डे ये जो है सॉलिड वेस्ट ये पैदा होता है। तो इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट जो पैदा होता है, और इसमें जगह जगह जो ढेर लगे हुए हैं, इसके अंदर भी 2300 ऐसी डंप साइट्स पहचान की गई जहां पर 22 करोड़ मीट्रिक टन वेस्ट ये जमा हुआ है। जब से इस 2 साल में इस अभियान को शुरू किया 2021 के बाद, तो इन 2-3 वर्षों में अभी कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो 427 डंप साइट्स ऐसे हैं जिसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, और बाकी साइट्स में लगातार काम चल रहा है। बहुत जल्दी इनको भी हम साफ करेंगे। और इसके कारण से जो जमीन खाली हुई है 4500 एकड़, शहरों की बात कर रहा हूं, 4500 एकड़ जमीन ये उसमें से फ्री करा दी गई, खाली करा दी गई है। हर स्थान पर जहां डंप साइट्स थी वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, वेस्ट टू चारकोल प्रोजेक्ट। ऐसे उस वेस्ट को कैसे उपयोग करें, उस वेस्ट से एनर्जी कैसे पैदा करें, उस वेस्ट से बायोगैस कैसा पैदा करें। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको लगाने के लिए सब विभाग अपने अपने तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया शहरों में अभी डोर टू डोर कलेक्शन इसको जो शुरुआत की गई है, 97% वार्ड्स में डोर टू डोर कलेक्शन आज शहरों में 4000 शहरों में शुरू हो चुका है। मात्र 3% भी बचे हैं, बहुत जल्दी इनको भी पूरा करेंगे। और इस डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ घरों में ही प्रोसेसिंग हो जाए, या जहां वेस्ट पैदा होता है वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग यानी उसका सेग्रीगेशन हो जाए, और सेग्रीगेटेड कूड़ा वो कलेक्शन, उसके कारण से भी एक आसानी होती है, फिर डंप साइट्स नहीं बनती हैं। तो इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इन सब योजनाओं को मैं इसलिए आपके सामने बता रहा हूं कि आज भी 10 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री जी का फोकस जो 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था, वास्तव में तो इस देश में इस ओर बढ़ने का काम गांधी जी ने अपनी रेल यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया था। जब वो तीसरे यानी 3rd क्लास डिब्बा जो होता था रेलवे में, वो सफर करते थे, शौचालय अपने हाथ से साफ करते थे, अपने घर का जो संडास है उसको खुद साफ करते थे। उसके बाद 60-70 साल में देश की आजादी के बाद किसी ने भी इस विषय को ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आने के बाद इस एक विषय को इतनी गंभीरता से लिया कि ये हमारे जीवन का एक बहुत ऐसा पहलू है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे स्वास्थ्य खराब होता तो स्वास्थ्य भी वृद्धि होगी, इसमें महिलाओं का सम्मान, मान सम्मान, उसकी भी उन्होंने चिंता की, इसमें पर्यावरण की भी चिंता की, इसमें हमारे स्वाभिमान को भी साथ जोड़ा। तो ऐसी सब चीजें जोड़ करके इस अभियान को चालू किया। और इस बार भी हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2024 इस बार लाल किला से जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं उनकी 3 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग
और छोटे छोटे बच्चे तक स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने के प्रयास निरंतर चलते रहें, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबंधित है। अर्थात लोगों में चर्चा का ये विषय बने, लोगों के स्वभाव में ये बात आए, उनके संस्कारों में यह बात आए। इस बार से इसको हर किसी क्षेत्र में हम जो है लेकर जाने वाले हैं। हमारे विभिन्न विभाग जो शिक्षा में संस्कारों में लगे हुए हैं और उसके अंदर विशेषतौर हमारा शिक्षा विभाग वो भी इसमें लगेगा। स्वच्छता का पाठ बच्चों में कैसे पढ़ाया जाए वहां से करेंगे। हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने कर्मचारियों में, अपने बाकी सब काम करने वाले कर्मियों में इस बात का एहसास कराया जाए। समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम प्रभावी नागरिक कहते हैं। प्रभावी नागरिक वो भी अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में, किसी का 100 लोगों में प्रभाव है, किसी का 500 लोगों में प्रभाव है, किसी का 10,000 लोगों में प्रभाव है। खास करके हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो उपदेशक हैं, वो भी अपने अपने संदर्भ, अपने यानी उद्बोधनों में इस संदर्भ को लेकर के दिए आएंगे तो निश्चित रूप में जन जागरण होता है और उस जन जागरण के माध्यम से लोगों के मन में एक बात बैठती कि इसको हमको ठीक करना है। हाँ, इसको ठीक करने के लिए एक बात अवश्य है कि व्यक्ति जो भी अपने इस बातचीत को आगे प्रेरणा देना चाहता है या जिसको लगता है कि इसको लोगों में प्रचारित करना है, सबसे पहले उसको अपने जीवन में इसको करना होता है। तो अपने जीवन में शुरुआत करने के लिए नागरिकों को भी, हम सब नागरिकों या जो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाले लोग हैं उनको जरूर हम कहेंगे कि अपने स्थानों पर सार्वजनिक स्थान, चाहे किसी का मंदिर का कोई संचालन करता है, कोई विद्यालय का करता है, कोई हॉस्पिटल में कहीं संचालन करते हैं, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहां उन सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए भी शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम इसका वातावरण बना पाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं निवेदन आपसे भी करना चाहूंगा कि आप मीडिया के मित्र बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा सकते हैं, क्योंकि मीडिया के मित्रों के माध्यम से जन जागरण करना ये बहुत आसान है। आप रोजाना लिखते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं, अपनी बात भी करते हैं, अपने जो भी आपके लेखन सामग्री है अथवा विजुअल्स हैं उसके अंदर इस बात का प्रचार अपने लेखों के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप कहानियों के माध्यम से भी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। इतना ही प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो हमने सुना है कि ये विषय कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ये एक सामाजिक एक आंदोलन कह सकते हैं, सामाजिक एक व्यवस्था की सुधार हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काम सदियों से हमारे ऐसे समाज सुधारक करते आए हैं। किसी ने शिक्षा क्षेत्र में किया, किसी ने महिला शिक्षा में किया, किसी ने स्वास्थ्य में किया, किसी ने संस्कारों में किया, किसी ने आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं में हाथ यानी आगे बढ़कर के हम इसको ठीक करने के लिए सब लोग आए, तो आपके माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रमोट करने के लिए आप करें। अभी जो एक पोर्टल बनेगा उस पोर्टल में CTUs का रजिस्ट्रेशन होगा, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि बहुत जानकारी आपके पास आती हैं, पाठकों के माध्यम से भी आती हैं, आप छापते भी हैं, देखो ये गंदगी पड़ी है, ये ढेर लगा है, साफ नहीं कर रहे। ये बात निश्चित है कि सरकार के संस्थाओं के कर्मचारी वो सारी सफाई को करने में सक्षम हो जाएंगे और सारी सफाई हो जाएगी। मैं कम से कम इसको कठिन मानता हूँ, इसको पूरे समाज में भागीदारी उनकी बने, सारे समाज को चेतना जागृत करनी पड़ेगी। तो उसमें आपके पास जो समाचार आए तो ऐसे समाचारों को CTUs के रजिस्ट्रेशन में उस पोर्टल में आप भी उसमें कराएं, बजाय इसकी आलोचना करने के। इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं, लगातार चलने वाला ये प्रोसेस है, गंदगी भी लगातार आनी है, सफाई भी लगातार होनी है। आवश्यकता है कि सफाई वाली लकीर ये लंबी हो, गंदगी वाली लकीर से लंबी तो नहीं हो सकती क्योंकि गंदगी को ही साफ करना है, लेकिन जितनी गंदगी वाली लाइन है उतनी बड़ी सफाई वाली लाइन भी बने, फिर ये गंदगी का जो एक प्रकार से इसका निदान है वो होना संभव है। मुझे आपके सामने इतनी बात करनी थी। एक आपके पास आपको एक बुकलेट भी एक किट में दी गई है, उसमें 10 सालों का जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो भी लोगों ने स्टोरीज ये बताई दिखाई हैं, वो भी सब उसके अंदर हैं। तो इसका भी जरूर अध्ययन करिए और उसका उपयोग करिए। और एक हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम
ये जो एक अभियान चलाया गया है उसमें आपको एक गमले में छोटा पेड़ तो नहीं है, अभी तो पौधा ही है, तो उस पौधे को आप लेके जाएंगे और उसमें उसको जहाँ भी कहीं रोपित करना, रोपित करके उसको वो पौधा पेड़ बन जाए, इसके लिए भी आपको उतने समय तक उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी रहेगा, तभी वो एक पेड़ मां के नाम बनेगा। एक बड़ा सुंदर अभियान ये चलाया गया है, ये भी आपको दिया जा रहा है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए मंत्री महोदय आपका धन्यवाद। अब मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री CR पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार। हमारे आदरणीय खट्टर साहब ने बहुत डिटेल में स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में आपको बताया है। पूज्य महात्मा गांधी जी का ये सपना था, उनकी कोशिशें भी थी। सत्याग्रह का, हमारे देश को गुलामी से मुक्त करने का उनका आंदोलन के बीच में भी स्वच्छता के ऊपर उन्होंने बहुत भार दिया था और खुद उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी थी कि अपना टॉयलेट या अपने रेलवे के प्रवास दरमियान वो टॉयलेट भी खुद साफ करते थे। आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी के इस सपने को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गंदगी से हमें एक आदत भी हो गई थी, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 को जब लाल किले से स्वच्छता ही सेवा इस टाइटल के साथ इस योजना को जब उन्होंने प्रसिद्ध किया, उसी टाइम कई लोगों ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मगर ये मोदी साहब ने जो शुरू किया था वो एक जन आंदोलन बन गया। उसकी जो इफेक्ट आई है कि आज हम कहीं पर गंदगी पसंद नहीं करते, न तो गंदगी करना पसंद करते हैं, न गंदगी फैलाने वाले को पसंद करते हैं। आज इसकी इफेक्ट समाज के ऊपर इतनी बड़ी है कि एक बच्चा भी अगर चॉकलेट खाएगा तो रेपर अपनी जेब में रखेगा या योग्य जगह पर वो डाल देगा, डस्टबिन में डाल देगा, वो तो करेगा। मगर अगर कोई बड़ा आदमी भी, उससे उम्र में बड़ा आदमी होगा, वो भी अगर घर में कोई कचरा डालेगा या डस्टबिन में डालने के बजाय कोई बाहर डालेगा तो खुद उठा के डाल के आएगा और बताएगा कि नहीं करना चाहिए। मोदी साहब ने स्वच्छता के लिए आग्रह किया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बड़ी इफेक्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बातों से हुई। और सिर्फ बात करके रुके नहीं, उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के इस अभियान के लिए पहले पार्ट में ही 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया और उस काम को आगे बढ़ाते हुए जब दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो वहां और ज्यादा 1.4 लाख करोड़, यानी टोटल मिला के 2.4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इस सफाई के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने आवंटित कर दिए। उसका अर्थ था कि जो कहते हैं वो करना भी चाहते हैं, उसके लिए वो गंभीर भी है और उसके लिए जो फंड चाहिए वो भी उन्होंने दिल खोल के दिया। आज हमारे मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विस्तार के अंदर करीब 11 करोड़ ये टॉयलेट बन गए। तो सबके घर में, 11 करोड़ लोगों के घर में ये टॉयलेट बनने की वजह से करीब 60 करोड़ लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। वो जो टॉयलेट के लिए, शौच के लिए बाहर जाते थे, वहां से अभी उनको ये व्यवस्था मिलने से उनकी जो तकलीफें थी दूर हुई। सबसे ज्यादा तकलीफें बहनों की थी, गांव के अंदर शौच की व्यवस्था नहीं थी तो अंधेरा हो जाए उसकी वो राह देखते थे और पूरा दिन वो जो गंदगी अपने शरीर में उसको रखनी पड़ती थी, उसकी वजह से उनको कई रोग भी होते थे। वो जब बाहर जाते थे तो उनकी सुरक्षा के भी प्रश्न कई बार सामने आए थे।
तो ये जो बहनों को भी सुरक्षित करने का काम इस स्वच्छता के माध्यम से मोदी साहब ने कर दिया और इतनी बड़ी संख्या में बहनें 93% जितनी बहनें इसके अंदर ये शौच बनने की वजह से वो सुरक्षित भी हो गई और उनके शरीर में भी जो रोग थे उसमें से भी उसको मुक्ति मिल गई। आज 11 करोड़ तो ये जो टॉयलेट तो बने हैं, मगर 3.4 करोड़ गांव वहां पर भी वो ODF प्लस अभी बन गए हैं और कई गांव में तो अभी ODF प्लस मॉडल भी बन रहे हैं। उसके अंदर भी नई नई योजना द्वारा और अच्छी सुविधा वाले टॉयलेट बने, उसके लिए भी हमारे मंत्रालय द्वारा गांव में कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बने उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा नई नई डिजाइन के साथ सुविधा के साथ ये टॉयलेट बने उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एक समय था कि कोई हाथ में झाड़ू पकड़ना नहीं चाहता था, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब हाथ में झाड़ू और बाल्टी पकड़ ली, आज युवा हो या सीनियर सिटीजन हो, बहनें हैं या भाई हो, उनको अभी इस सफाई में जुड़ने में उनको कोई एतराज नहीं होता। वो खुशी खुशी गर्व के साथ इस सफाई जुम्मश में जुड़ते हैं। आज ये जब पखवाड़ा हम करते हैं तो ये 5 साल के अंदर 7 साल के अंदर 10 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस योजना को लाल किले से डिक्लेयर किया था, बस 7 साल से इसको जो वेग मिला है, 7 साल का हमारे देश में महत्व है, हमारी संस्कृति में महत्व है। हम शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म की बात करते हैं, सप्तर्षि मुनि की बात करते हैं। तो ये जो 7 साल का काम जो हुआ है उसके अंदर WHO का भी रिपोर्ट है कि पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जब बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और ये सरकार का फिगर नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। जो महिलाएं भी, उनको भी जो प्रॉब्लम थी वो भी उसमें से बाहर आई है। और आज पूरे देश में जिस तरह से हर साल हम 15 दिन के लिए हमारा और खट्टर साहब के मंत्रालय के द्वारा जो काम होता है, पखवाड़िया जो किया जाता है, उसके अंदर अभी तक का जो रिपोर्ट है तो 109 करोड़ लोग, 109 करोड़। तो कभी किसी ने 10 दिन भी किया होगा, 5 दिन किया होगा, कभी कोई 1 दिन जुड़ा होगा। रोज 6 करोड़ की एवरेज से सफाई की इस झुंबेश में लोगों ने हिस्सा लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर भी है और एक क्रांति आई है लोगों के मन में। अभी जो स्वच्छता का जो आग्रह हुआ है उसको वो भी इसमें से प्रदर्शित हो रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा भी टॉयलेट तो बनाते हैं, और साथ साथ में हमारे सभी जो मंत्रालय के ऑफिस हैं या बाकी जो सरकारी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के ऑफिस कलेक्टर में है, उन सबको भी इस सफाई के दौरान ये 15 दिन में पूरा साफ किया जाए, उसके लिए भी हम आग्रह करने वाले हैं। जहां पर भी गांव में भी अगर कूड़ा है, वो कूड़ा को ठीक जगह पर डालकर या उसका अगर प्रोसेस हो सकता है, 3, 4, 5 गांव के बीच में भी अगर प्रोसेसिंग करके वो कूड़ा को अगर दूर कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमारी कोशिश चालू है। मगर जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से गांव के लोगों में भी जागृति आई है, तो उससे हमें लगता है कि हम जरूर एक स्वच्छ भारत की जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की थी वो सक्सेस की ओर जा रही है। जब टॉयलेट की बात की थी, जब कई लोगों ने उसके लिए आश्चर्य प्रकट किया था कि देश का प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है, मगर उसकी जो आवश्यकता थी वो मोदी साहब ने देखी थी। और आज सबको लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता जो कई सालों पहले पूरी होनी चाहिए थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस 7 साल के अंदर ये पूर्ण की है। शहरी विस्तार के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, वहाँ तो प्रोसेसिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम भी चाहेंगे कि हम उसके अंदर हमारे ग्रामीण विस्तार के अंदर भी ठीक से काम हो जाए, उसके लिए भी हमारी ये कोशिश रहेगी। हम आपसे भी आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये मैसेज जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की स्वच्छता ही सेवा के झुंबेश में आप सब लोग जुड़े और साथ सहकार दें, ये मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद महोदय। अब आप लोगों से अनुरोध है कि इस विषय स्वच्छता से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न पूछने से पहले हमारा अनुरोध होगा कि आप अपना संस्थान का नाम और अपना नाम बताएं। आप माइक प्लीज, उनको पीछे। हाँ सर, आवाज आ रही? सर, मेरा नाम कुमार कुंदन है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। जो साउंड नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और CR पाटिल प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, और मुद्दा कैसे बनेगा स्वच्छ भारत। जी हाँ, 10 साल होने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान को, और उसके तहत 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की इसकी शुरुआत की जाएगी, और इसमें तमाम जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से आने वाले दिनों में भारत को, देश को और भी स्वच्छ बनाया जाए, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर विस्तार से बता रहे थे दोनों ही केंद्रीय मंत्री, प्रेस को बता रहे थे। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को CBI के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ED के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें CBI के मामले में जमानत मिल गई है। इससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ED के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां एक तरफ शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है, जिसमें बीते गुरुवार मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण के एक हिस्से को हटाया था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जिले मंडी में भी धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ चुका है। मंडी में कथित अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मंडी के सेरी मंच के पास हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमा होकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजामात किए थे। बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। इस मामले में पुलिस ने पूरे मंडी में धारा 163 भी लगा रखी थी और किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध था। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मंडी में जेल रोड स्थित मस्जिद को हटाने की मांग पर जमा हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। हालांकि मंडी उपायुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
और कानून व्यवस्था खराब ना करने की नसीहत दी। शिमला के संजौली में हुए प्रदर्शन के बाद मंडी में भी अब इस मस्जिद को अवैध बताकर लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसी मामले में मंडी नगर निगम की कोर्ट ने आज अपना फैसला भी दिया है और मंडी में स्थित विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन अगले 30 दिनों के भीतर इस मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाएगा। वहीं इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और पूरी मस्जिद को अवैध बताकर हटाने की मांग कर रहे हैं। और संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां के मांड्या जिले के नागमंगला में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय भारी और उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान पथराव, हथियारों का प्रदर्शन और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। This is all sponsored program of the government. All this is going on. The failure